अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मेरे उस्ताद मोहतरम वसतुल्लाह खान साहब, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज़ सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब दबंग बात करेंगे आज भी। काशिफ अब्बासी हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें वसतुल्लाह खान साहब से आगाज़ करूँ। खान साहब, इदारों को भी ये गिला है कि उनके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये डिसइंफॉर्मेशन है या तनकीद के ज़ुमरे में आता है आजकल जो मुहिम है और आजकल की जो फिजा है? वो ये एक अलग मौजू है ना। मैं एक और बात कर रहा था उसकी लपेट में भी, उसकी जद में भी अब सहाफ़ी आ रहे हैं ना सर। बाकी ये है कि ये जो इदारों के खिलाफ या हक में, ये मुझे नहीं लगता कि मैं ऑन माई ओन उनके हक में या उनके खिलाफ खुल के बात कर सकता हूं, अनलेस कि मुझे किसी का इशारा ना हो या वो ये ना कहें कि यार तू कर, हम देख लेंगे। मैं एज एन इंडिविजुअल, आपको पता है मेरा जो अपना रुझान है कॉलम्स के ज़रिए कि वो क्या है, किस हद तक है, लेकिन मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर जाहिर है कि आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए कि अचानक ये इतना बोल्ड कैसे हो गया। तो ये अचानक जो बोल्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि एक रात एक सुबह उठा और वो बहुत बोल्ड हो गया। वो कोई ना कोई इशारा होता है, कुछ ना कुछ होता है। वो अलग बात है कि हमें पता ना चले, वो अलग बात है कि वो भी ना बताए, लेकिन ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये रातों रात ऐसे नहीं होता। अचानक आप लोग किस तरह इतने बोल्ड हो गए? मेरे तो जहन में एक ही सवाल आया है वसतुल्लाह खान साहब की बात सुन के। ये तो कभी बोल्डनेस वैसे हमें दूसरा चैनल दिखाते हैं, कभी ये लोग दिखा रहे होते हैं। ये गुड क्वेश्चन है सर। मैं उसको आउट भी दे रही हूँ उसकी तरफ ना देख के। मैंने उधर ही देखे और उन्हीं से पूछा। देखिए मैं इस बात को नहीं मानता कि पीछे से इशारा हो तो तभी सब कुछ होता। मैं अपने आप को, वो सारे मुझे एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं बिकॉज ऑफ मेरी हिस्ट्री भी है, शायद उस वजह से भी कि मैं मुशर्रफ दौर से लेकर उस वक्त भी कहते थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर मैं कोई यहाँ पे, मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ, अगर कोई एंकर वर्थ वाचिंग है ना इस तमाम क्राइसिस में, इश्यूज़ में, वो काशिफ आप हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि इस दौर में आपने अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखा है, अबाव बोर्ड रखा है। अभी भी आप पे उंगली नहीं उठ सकती। मैं आपको टीवी पे ये सब के सामने कह रहा हूँ, आप सब से एक जैसा ट्रीटमेंट है आपका। मैं आपके शोज़ में कई दफ़ा आया हूँ, मैनी ईयर्स, मुझे कभी लीनिंग नहीं नजर आई आपके उसमें। ये अपनी मैं प्रोफेशनल राय दे सकता हूँ, लोग डिफर कर सकते हैं। और ये मैं पीठ पीछे भी कई दफ़ा, फिर मुझे जानवर कह दिया। न्यूट्रल का लफ्ज़ कहीं इस्तेमाल नहीं किया, आप खुद कर रहे हैं। मैंने कहा कोई आप पे ये उंगली नहीं उठा सकता कि लीनिंग मैंने कहा है। ये कम से कम मेरा तो ये एक्सपीरियंस है आपका। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैंने हमेशा जब भी गलत देखा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल कहीं मुझे नजर आया कि गलत है, और मैंने कहा भी है। देखिए स्पेस हमारी बनती, और मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि हमारी स्पेस कभी ज़्यादा होती जाती है, कभी कम होती रहती है। मैं आज ही हम बैठे थे कहीं पे, मैं ये बात कर रहा था, आपको याद होगा सलीम शहजाद का वक्त था जब शारा दस्तूर के ऊपर बैठकर रात को 8 और 10 बजे के प्रोग्राम में पूरी 6-8 घंटे की ट्रांसमिशन ISI के खिलाफ हुई थी। वो एक स्पेस की इतनी खुल गई थी। और फिर वो वक्त आया जब कोई बात भी नहीं कर सकता था, स्पेस श्रिंक करते हैं। अब पिछले दिनों कहा गया जब मौलाना साहब धरना लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकले तो एकदम फिर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जो पहले बंद थी चीज़, इदारे को भी धमकियाँ आती थी, उनको कहा जाता ये नहीं चल सकता, वो ब्लॉक हो जाता था, बीपे लग जाती थी। स्पेस खुलती बंद होती रहती है। उसका वजह ये नहीं है कि कोई आपको पीछे से इशारा करके स्पेस खोल देता है कि अपने खिलाफ तो कोई भी स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। स्पेस हालात के मुताबिक खुलती है, हालात के मुताबिक बनती है या कम होती है। अभी आपने हालात देखें, जो हालात हैं जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार को अभी नया तो नहीं है, पिछले 3 साल में से उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, और मेरा ख्याल है जायज़ तनकीद हो रही है। ये डेफमेशन या डिसइंफॉर्मेशन नहीं है। उनका रोल एक पॉलिटिकल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। वो रोल जब भी आपको नज़र आएगा, कभी आप 2%, कभी 10%, कभी 40%, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जितनी स्पेस है उसके मुताबिक लोग उसके ऊपर बात करते हैं। मैं जिस दिन इलेक्शन का दिन था, इसी चीज़ के ऊपर, इलेक्शन में धांधली और प्री पोल के ऊपर मेरा एक वैसे ही हो गया पड़ा किसी के साथ कि उन्होंने कहा जी आप ये कह रहे हैं, मैं कहा जी दिस इज़ व्हाट इट इज़। एनीवेज वो एक लंबी बहस है। मेरा ये मानना है कि स्पेस है, ये डिसइंफॉर्मेशन नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल मामलात में आती है वो सारों को नज़र आता है। आप उसको बहुत चोक कर देंगे तो शायद वो
ٹھیک ہے. اب اتنی ہی مختصراً مجھے کلیئرٹی دیں جو میں نے رؤف صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کے پاپولر یا ان پاپولر ہونے میں ایک صحافی کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا. ریزن بتاؤں میں میری آج کیونکہ یہ بھی تو تاسے حکومتیں گرا دیں, حکومتیں بنا دیں. یہ میرا خیال ہے ایسے لیجنڈ ہے, کوئی ایسے فیک کہانی ہے, مت ہے. اور اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تو ہم بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اگر یہ صحافی, کوئی میڈیا ہاؤس, کوئی اینکر, ہم مل کے اپنی حکومت کو بنا لیتے کسی کی یار. اپنا مطلب ہے یہ, میں اس سے زیادہ سخت بات نہیں کہہ سکتا. اگر ہمارے ذہن میں یہ خناس آتا ہے نا, اچھا یہ کیمرہ ہمیں بڑا خراب کرتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھے. اچھے خاصے بندے ہوتے ہیں ہم, یک دم کیمرہ پڑتا ہے, لوگ سیلفیاں پہ ٹویٹر ری ٹویٹس, یہ واہ واہ بندے کو نا بڑا مرواتی ہے. اس لیے نا, اور اس پہ اسپیشلی جرنلسٹوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بہت بڑا ہر کوئی نہیں ہینڈل کر سکتا. مسلسل اپنی ڈیلی آپ کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ انسان بن کے ہم رہیں, اوقات میں رہیں, جتنا ہمارا جرنلزم ایک پیشن ہے کام وہ کریں. 2-3 چیزیں ہیں کرتی ہوں روز. لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ بٹے ہوئے ہیں 3-4 کلٹ میں, یا زیادہ کہہ لیں جتنے بھی ہیں. ان کو مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کسی لیڈر سے, ہم لاکھ بولتے رہیں, کہانیاں کرتے رہیں, کرپشن کی دیں چیزوں کو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں لٹیرا ہماری مرضی کا آج پھر خیر ہے. ہاں یہ پرابلم کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ حکمران بن جائے جو لٹیرا بھی ہے لیکن جسے میں نہیں پسند کرتا, پھر پرابلم ہے. ملک میں کرپشن بھی ہے, امورالٹی بھی ہے, پرابلم ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں جی. پچھلے 6 ہفتے میں یہ بھی ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ اعتراض ہے اس وقت تک جب تک میرے حق میں استعمال نہیں ہوتا, میرے خلاف اگر میرے حق میں. اچھا یہ بہت بڑا ڈیوائڈ ہے جس کا ذکر کاشف کر رہے ہیں, یعنی کہ وہی سب چیمپئنز. اب یہ دیکھیں, میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ 3 بڑی پارٹیز ہیں یہاں پہ, 2-2.5 کروڑ ووٹ ہے آپ کا. کوئی اس میں زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ جو یہ ووٹ پہلے لے رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی 5-10-20 ہزار زیادہ ہی لے رہے ہوتے ہیں اگلے الیکشن میں, ان کو فرق نہیں پڑنے والا. یہ کلٹ قسم کی ایک بلائنڈ فالوئنگ آ چکی ہے یہاں پہ, اور اس میں ایک جو اگلا ایلیمنٹ آ چکا ہے, انہی لوگوں کو وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کا خیال ہے ان کی پارٹی کے اس کے لیڈر کو یا ان کو چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ آ کے نیوٹرل اوپینین جس کی بات ہو رہی ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے. سو یہ جو ہمارے ذہنوں میں آ گیا نا کہ ہمارے کرنے سے ان سے کوئی فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے لندن میں, اس میں بھی باتیں مطلب اسی کے حوالے ہم دے رہے تھے, تو کلاس تھی وہاں پہ, تو مجھے ہمارے پروفیسر تھے جو میڈیا پڑھاتے تھے, انہوں نے ایک دن سروے ہمارے ساتھ شیئر کیا. یہ میں آپ کو اس کی UK کی اسٹیبلشڈ ایک ڈیموکریسی کا بتا رہا ہوں جہاں پہ بہت زیادہ اوپینین, یہ پبلک جو ہے بہت زیادہ میچور ہے. انہوں نے ایک سروے دیا اور اس میں یہ تھا جو ہمارے ساتھ شیئر کے ڈسکشن ہوئی کہ میڈیا پبلک اوپینین پہ کتنا آ کے انفلوئنس کرتا ہے. ایگزیکٹلی آپ کا سوال کہ وہ آ کے الیکشن کے, انہوں نے کہا جی 10%. اگر UK آئی تھنک آپ کی ماضی قریب میں سب سے بڑی مثال آصف علی زرداری صاحب کی ہے, جو بار بار ایک آپ کتنی بڑی میڈیا کیمپین تھی مسٹر 10%, ان کی کرپشن, عجب کرپشن کی غضب کہانیاں, کیا کیا نہیں ہوا. وہ صدر بھی بنے, وہ وزیر اعظم بھی بنے, وہ دوبارہ اپنے سینٹ چیئرمین بھی بنوا رہے تھے, اپنے بچے بھی وہ سارے کے سارے الیکٹ کروا کے آ گئے. اگر UK جیسے ملک میں اتنی اسٹیبلش ڈیموکریسی میں لوگوں کے اوپینینز بڑی اسٹرانگ ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں, اگر وہاں صرف 10% آپ کو فرق پڑتا ہے تو کہ آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں کتنی پرسنٹیج ہوگی. ایک فرق کرنے یہ لوگوں میں ہے, یہ دیکھ لیں کہ کون کلٹ کا حصہ ہے اور کون کلٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ آئی تھنک یہ بڑی اہم چیز ہے اس ساری گیم میں. ابھی کیونکہ زرداری صاحب کی مثال سے مجھے یاد آیا, دیکھیں زرداری صاحب کا کلٹ زیادہ سندھ میں ہے. مجھے یاد ہے سیلاب کے دوران میں گیا, انہوں نے کہا ووٹ جان پیر صاحب پگاڑوں کی, ووٹ بے نظیر بھٹو کا. یہ ایک نعرہ تھا جو میں ہر جگہ جا کے سنتا ہوں, ہر جگہ وہ بھی ہوا ہے, چوکن ہوا ہے. لوگ پیپلز پارٹی جنریشنلی چینج بھی آتی ہے نا جی. وہ جنریشن جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ ختم ہو گئی. میں ایک ٹی وی پروگرام میں 2013 کے الیکشن میں کہا تھا, میں کہا وہ میں لاسٹ شاید میں وہ نہیں ہوں جنریشن جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا تھا. میں نے نہیں دیکھا, میں 4 سال کا تھا جب ان کی, یا 5 سال کا تھا ان کی جب ان کو پھانسی دے دی گئی. لیکن وہ جو جالا تھا, وہ جالا کچھ پالیسیز کی وجہ سے وہاں سے ناراض ہو گیا. یہ میڈیا کا ایک کردار ضرور ہے کہ جب آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا, ووٹ کسی اور کو نہیں دیتا. اچھا اس کے بعد ایک سوئنگ آتا ہے جس میں وہ پہلے شروع میں نہیں کرے گا, لیکن جب آپ بدظن ہو جاتے ہیں نا کسی سے, پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں یار ووٹ اگر میں نے ڈالنا ہے تو اس کو تو نہیں ڈالنا, پھر میں نے کس کو ڈالنا ہے. پنجاب میں یہ اس لیے زیادہ ہوا اور سندھ میں نہیں نظر آیا آپ کو, کیونکہ سندھ کا کلچر ہی پیپلز پارٹی کا ہے. پنجاب میں آلٹرنیٹس موجود تھے, میاں نواز شریف صاحب ایک آلٹرنیٹ ہیں پنجابی. مگر آپ نے پھر بھی میڈیا کو لانگ مارچ میں بھی دیکھا, آپ نے ابھی دیکھا میڈیا کا عمران خان کے دھرنے 2014 میں بھی میڈیا کا کردار, اس کے بعد وسط اللہ خان صاحب ابھی جب لیڈر لیس لوگ باہر نکلے ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے باہر نکالا گیا ہے خان صاحب کو, تب بھی ایک جمع غفیر تھا, تب میڈیا کا بڑا انٹرسٹنگ رول تھا. بائی اینڈ لارج تو ایف ایل کوئی دکھائی نہیں رہا تھا, سوشل میڈیا اب آ گیا ہے. مگر اس سارے کے بیچ میں سارا کا سارا سالم سیاسی نظام جو ہے وہ اب نیوٹرالٹی کے اوپر گھوم رہا ہے. یہ کب تک گھومتا رہے گا؟ یہ تو are we not playing with fire؟ نہیں, نیوٹرالٹی کو تو گالی بنا دیا گیا ہے نا, مستقل تکرار کر کر کے.
और मीडिया, यार हम इसे वैसे मीडिया कह क्यों रहे हैं, मुस्तकिल मीडिया क्यों कह रहे हैं, हम इसे कोई फैक्ट्री क्यों नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह वहाँ एक मैनेजर होता है, एक फोरमैन होता है, एक असिस्टेंट मशीन मैन होता है और एक मजदूर होता है। अब हम अपनी तशफ़ी के लिए उसका नाम सब एडिटर रख लें, न्यूज़ एडिटर रख लें, सीनियर रिपोर्टर रख लें, काम तो हमारा फैक्ट्री वाला है ना कि वो कल पुर्जे हैं और वो वही एक प्रोडक्ट जो है वो छाप रहे हैं। मेरे हिसाब से उस दिन ये ख़ात्मा हो गया था जब मैंने ये देखा अपनी आंखों से, 6-7 चैनल में सर्फ कर रहा था कि उस पे जो पट्टियों पे जो टिकर चलते हैं वो कॉमा फुल स्टॉप समेत सेम जुमले चल रहे थे 7-8 चैनलों पे। इसका मतलब है कि अब टिकर भी किसी एक फैक्ट्री में तैयार होते हैं और फिर वो माल की तरह बांट दिए जाते हैं। तो जहां हालात ये हों तो वहां हम कारखाने की, ट्रेड यूनियन की, वर्कर्स राइट्स की क्यों बात नहीं करते? हम आज भी अपने आप को मीडिया पर्सन कहने पे क्यों मुसिर हैं? फिर सोशल मीडिया और जो फॉर्मल मीडिया है उसमें अब तमीज़ कहाँ रही है? बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे होती हैं हम रोज़ाना मसलन उठाते हैं, कभी हमें तस्दीक करने का वक्त नहीं, मिलता डबल चेकिंग है। का तो आई थिंक अब रवायत ही खत्म हो गई है सर, 200 से। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त जो खबरनामा आ रहा है और उसमें खबर मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ, इसमें प्रोफेशनली आधा सच है, पूरा झूठ है या मिक्स है। तो सूरत हाल इतनी हौच पौच हो गई है। और ये जो अल्टरनेटिव ट्रुथ की जो एक इस्तेलाह ट्रंप के ज़माने से शुरू हुई है कि जी मेरा अपना सच है, आप जाएं भाड़ में, आपको फूल लाल नज़र आ रहा है, आपका मसला है, मुझे तो फूल नीला नज़र आ रहा है, तो मेरा सच तो ये है। तो अगर आप इसको हिमायत करते हैं तो आप ठीक हैं, वरना आप आपका काम जाने। तो इस गदर में मीडिया रहा कहाँ है? वैसे हम बात क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये बड़ी आपने खरी बातें की हैं जो कि सच है। आई मीन हम पहले कराची में आ जाती थी भाई लोगों से कॉल आ जाती थी, ये खबर ड्रॉप कर दो, ये नहीं चलेगी, ये कट कर दो। भाई तो खुद फ़ोन करके आ जाता था, मैंने बीपर देना। हाँ, मैंने बीपर देना है। और फिर 40-40 मिनट के, घंटा के वो बयान देते थे कि माई का लाल नहीं हिला सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। हम लोग इधर बैठे हुए भी, हमारी भी बोरियाँ सिली जा रही होती थी अगर सख्त सवाल कर लिए तो। मगर एसेंशली डू यू थिंक कि वही अभी निज़ाम है? इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट आज देखें ना, अब हमने डिक्लेयर्ड भी कर लिया, अनडिक्लेयर्ड भी कर लिया। अब उनकी बात करें जो कोशिश कर रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं गैर जानिबदारों के काम चला लें, कहीं ना कहीं हक और सच जितना हमें लग रहा है मेरिट के ऊपर काम है। और जर्नलिस्ट को ये ज़हन प्रेशर बहुत है आज। नहीं, थोड़ा सा वो होगा लोगों का। अगेन मैं उसकी रीजनिंग हमने पहले पार्ट में हमने डिस्कशन की है कि लोग ये समझते हैं कि शायद हम सेलेबल, ये कमोडिटी हैं, प्राइस लग जाती है, हम ब्राइब हो जाते हैं, हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, मरूब, ये लोगों के तसव्वुरात हैं और हम बटे हुए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रेशर तो आज कितना है मैं पूछ मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब सवाल ये है कि ये जर्नलिज्म आप आके किस लिए करते हैं? एंटरटेनर हैं आप कॉमेडियन हैं, आपको सिंगर हैं, आपको फॉलोइंग चाहिए, आपको क्लैपिंग चाहिए, रीट्वीट चाहिए, हर एक को खुश करना है आपने। उसी का काम ये होता है कॉमेडियन का या एंटरटेनर का, सबको खुश करो, ताली बजाओ, फिल्म के एंड पे ताली बजनी चाहिए। ये सहाफत जो है ये ताली बजवाने वाला काम नहीं है। आप यहाँ पे बहुत अनपॉपुलर ट्रुथ सामने लाते हैं। आप जो लोगों ने हीरो बनाए हुए हैं, शख्सियतें, बुत बनाए, आपने उनको तोड़ना होता है, आपने उनको एक्सपोज करना होता है। उनके फेवरेट लोगों के बारे में आपने बुरी बुरी बातें, गलत जो हैं उनके ट्रेड्स हैं, जो उनके एक्ट ऑफ कमीशन, आप जब उस पर एक्सपोज करेंगे तो आप पे हमले आएंगे, पार्टीज भी करेंगी। मुझे तो एक और बात नहीं समझ आती, इसलिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, जो बात आपकी मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। सो उस वक्त जो है जो बात अभी वसुत साहब ने की है वो बिल्कुल ठीक है। इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, उसमें न्यूट्रल ग्राउंड तो नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या आपको इमरान खान इंटरव्यू देगा? क्या आपको नवाज शरीफ इंटरव्यू देगा? मुझे जरदारी साहब देंगे, क्यों नहीं देते? इसी वजह से कि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे जो उन्होंने बना लिया है, खान साहब के कंटेनर पे चढ़ जाएं वो साफ ही ठीक है।
अगर वो जाके उसके नजम सेठी साहब जैसे अभी ये काशिफ नहीं किए उनके साथ बेड़ी पे करेगा, उसका हशर नशर हो जाएगा, या पीपल्स पार्टी वाले जो अपने साथ मिला लेंगे। सो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जर्नलिस्ट को हमेशा जहन में रखना चाहिए, उसने अनपॉपुलर फैक्ट सामने लाने, वो कभी पॉपुलरिज्म के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर उसको बड़े इंटरव्यू ना मिले उसको पॉपुलरिज्म के चक्कर में पढ़ने नहीं चाहिए, ताली नहीं बजवानी उसने। अगर वो तालियों के चक्कर में पढ़ के है ना कि मैं ठीक हूँ और 22 करोड़ लोग मुझसे खुश हैं, इज नॉट ए जर्नलिस्ट। अगर कहते ना एक उसका एक आप कैसे एंटरटेनर है, फिर वो आप एंटरटेन नहीं करना। ट्रूथ जो हो, फैक्ट्स जो हो, ये एंटरटेन नहीं करते, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, लोग इससे नाराज होते हैं, ऑफेंड होते हैं। और उस वक्त आपने अपने आप को ये काउंसलिंग करनी होती है। वंस आप पे अटैक्स आ रहे होते जो कि आते हैं कि जनाब कि मैं यहाँ पे किसी लोगों को खुश करने नहीं है, मैं ट्रूथ बताने है, फैक्ट्स जिसकी बात अभी हम कह रहे थे, आप फैक्ट्स बेस करें। और कुछ अरसे बाद लोग खुद जान जाते हैं कि फलां बंदा जो है, फलां जर्नलिस्ट जो है, कौन कितने पानी में, कौन कितने, लोग बेवकूफ नहीं है, दे जज यू। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, स्टे विद अस। वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक अ क्विक रिस्पॉन्स आप दोनों से। उन्होंने कहा कि यार अपनी सैलरी अपने उन्हीं पैसों में रहना ये बड़ा इशू है हमारे। आपको लिफाफा इसकी रिहाइश देखो, इसका रहन सहन देखो। अच्छा, लोगों का पता है कि आई एम सॉरी मैं थोड़ी बात चल पा रहा आज तक सहाफ़ियों का क्या इमेज है लोगों के जहनों में? फटे पुराने कपड़े, मेरी शेव बड़ी हुई हो, मैं मखबूत और हवास लग रहा हूँ, बाल मेरे बिल्कुल ये उजले हुए हैं, किसी को जाते हो रोड से मैंने सिगरेट मांग के पिए, किसी से लाइटर मांगा है, माचिस बीड़ी पीते हैं। एक साइकिल मेरे हाथ में है, टायर उसका फटा हुआ है जिसका मैंने पंक्चर लगवाने पैसे मेरे नहीं है, बच्चों के ये नाम है ना स्कूल से कट चुके हैं, बीवी ने मुझे 2 दिन से घर से निकाला हुआ है। लेकिन मैंने एक यहाँ पे अपनी एक पेन डाला हुआ और बैठ के यूं करके आई एम द बेस्ट सहाफ़ी। अगर मैंने ठीक कपड़े पहन लिए, मेरे पास गाड़ी आ गई है, मैं ठीक रहे तो बेशक मैं उसकी अपने टैक्स रिटर्न्स देता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं फाइलर हूँ, सारी मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो कि आ रहा है बैंक में। और ये जहन में रखे तमाम एजेंसियां हमारे ऊपर वो आके नजर रख रही होती है, हुकूमतें रखती हैं, इंक्वायरीज करती हैं। इसके बावजूद कहेगा नहीं, ये अभी मुझे बहुत सारे ताने मिलते हैं, आप तो मोटरसाइकिल पे फिरते थे। एक बंदा मुझे मिला बेवरली सेंटर के बेहतर सुन ले, मैं तो उस दिन के बाद डर गया हूँ कि यार के बंदा पैदल ही चले यार, और अपने बाल शाल जरा वो करके चले, दाने झाड़े बढ़ा के पागल लगे, लोग खुश होते हैं। एक बंदा मुझे मिला बेवरली पे, मैं उसमें कैफे में बैठा हुआ था, तो खैर वो आके मिला जैसे लोग मिलते हैं। मैं बाहर निकला, घंटा मुझे लगा, किसी दोस्त के साथ काफ़ी पीने गया था, मैं घंटा निकला वो बैठा हुआ था। अच्छा, मैं गाड़ी खोलने लगा तो उसने अचानक मेरे हाथ पकड़े उसने, तो मुझे कहते सर मैं 1 घंटे से जहाँ बैठा हुआ था सिर्फ ये देखने के लिए कौन सी गाड़ी पे सवार होते हैं। वो मैं मेरे गले लग मैं चंदा, मैं तू 1 घंटा तूने वेट किया है कि मैं किस गाड़ी पे बैठ रहा हूँ? कहते नहीं आप जो है ना आप ईमानदार सहाफ़ी। मैं सर आपको कैसे पता चला? कहते आपके पास इतनी बड़ी ना गाड़ी नहीं है, लोगों के पास तो जेट जहाज़ है सहाफ़ियों के पास। तो मुझे उस दिन लगा मैं कि यहाँ तो पैदल फिरना चाहिए, कोई टूटी फूटी साइकिल लेके आपको जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ईमानदार समझे। ये इमेज लोगों ने बना दिया है यहाँ पे आपका कि सहाफ़ी वो हुई है। और आपको याद एक बहुत बड़े साहब से मिलने में ये मुलाकातें होती थी लोगों की, हर एक से वो तनख्वाह पूछते थे, मुल्क के मोस्ट पावरफुल पर्सन का आपकी तनख्वाह कितनी, जनाब आप टैक्स कितना देते, आप कितना देते? जब मुल्क का पावरफुल, इन्फॉर्मेशन भी गलत, चलो सही थी मैं कहता हूँ, जब मुल्क का पावरफुल बंदा बैठ के एंकर से सहाफ़ियों से तनख्वाहें पूछ रहा हो, तो उसके बाद फिर खान साहब का कहना अपनी तनख्वाह में गुजारा करें, आप उसमें फलाह में करें। सो लोगों को डिस्क्रेडिट करना, सहाफ़ियों को डिस्क्रेडिट करना, स्पेशली उनको जो इनकी बोली ना बोलते हो, ये बड़ा पॉपुलर तरीका है। ये उनका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, खान साहब उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। वो तो बुश वाला स्टाइल है, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, वो दरमियान में तो है नहीं। जस्ट खान साहब या आपको लगता है ये नवाज शरीफ साहब में भी और जरदारी साहब में भी और दीगर लोगों में भी है? गो कि मुझे नहीं लगता मौलाना साहब और जरदारी साहब में इतनी, जरदारी साहब में बर्दाश्त बहुत है, बट आपको लगता है खान साहब का खास है बस विद मी और विदाउट मी या मुस्लिम लीग? सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखें, आज हमारा बॉयकॉट है, क्यों? विद मी और अगेंस्ट मी। वो कहते हैं अगर आप उसके साथ है तो हमारे खिलाफ चले जाएं, तो आपके पास हमारा मैं तो कल किसी से बात करता, मैं को खुदा दा वास्ते को एक इलेक्शन कवर कर लेने दो जिसमें कोई ना कोई खिलाफ ना हो। 2008 में मुशर्रफ साहब ने बंद किया हुआ था, 13 में उनका बॉयकॉट था, कोई ना कोई बॉयकॉट कर देता है। ये क्यों करते हैं? वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि आप हमारी मर्जी की बात नहीं कर रहे। तो इस वजह से जो आप जिसकी मर्जी की बात नहीं करेंगे वो या आप तपाओगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको गालियां निकालेगा। मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, वो लगी हुई यार, तो हर रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ARY ने ये कर दिया, भाई आपके पास सरकार है, हम तो ये भी नहीं कर बनाए केसेस। अच्छा मैं आखिरी शो के आखिरी हिस्से में रैप अप कर रहे हैं, जरा सा एक बात छोटी सी कर दूं, जो रऊफ साहब कह रहे थे ना, मेरा ये मानना है कि इस मुल्क में सबका ख्याल है कि साफ़ी वो है जिसकी यहाँ से कमीज फटी हो, जूते उसके फटे होने चाहिए, और अगर वो मातड़ है तो फिर रऊफ साहब को पता नहीं याद है या नहीं याद, रऊफ साहब बड़ी पुरानी बात है, 12-14 साल पुरानी, हम टेबल टॉक पे बड़ा बैठा करते थे उस पर। इन्होंने कहा मैंने एक कॉलम लिखना है कि मैं एक होंडा सिविक चलाता होता था,
میں کہ یار میری ماں ہن بھی مینوں کہندی ہے کہ میں تینوں لینڈ کروزر لے کے دینی ہے, اور میں کہتا ہوں چلاتے ڈر کے مارے میں کہا میں لوگوں کو جواب کہاں سے دوں گا. میں وہ آدمی جو یونیورسٹی جب گیا تو اپنے پاس نئی انٹرکولر تھی, پہلی نوکری پہ پی ٹی وی گیا, میرے پاس مرسیڈیز تھی, اور اس کے بعد میں ہونڈا سیوک پہ آ کے کہوں بڑی مہربانی آپ کی, صرف اس وجہ سے کہ لوگ گالیاں نکالیں گے کہ یار اس نے تو یہ مالک صاحب کی وہاں کی بات کاٹوں. مالک صاحب میں ڈان میں آیا تھا, مالک صاحب کے پاس اگر اس وقت مرسیڈیز ہوتی, مرسیڈیز پہ آتے تھے, یہ نئی ٹی میں آپ کو 8 کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, اس وقت ڈان وغیرہ میں تھے. ویسے میرے والد نے پہلی مرسیڈیز خریدی لاہور کی, اور میں نے اسے ہونڈا سیوک میں شادی کی, تو میں آپ سب کے اوپر بات لے گئی ہوں, ٹھیک ہے نا. کہنے کا مطلب یہ اس ناسلی کہنے کا مطلب یہ ابھی میں دیکھا سوشل میڈیا میں مالک پہ لگ رہی ہوتی ہے, یہ دیکھیں آپ کو مرسیڈیز کہاں سے. ہم دیکھیں, مگر ٹو بی فیئر وسعت اللہ خان صاحب, اگر ہم سیاست دانوں کے آپٹکس پہ بات کرتے ہیں, ہمیں کیا اپنے آپٹکس پہ کلیئر نہیں ہونا؟ کیونکہ اگر آپ دوسروں کے ٹیکس ریٹرنز کی بات کریں گے, اگر آپ کو اتنا دوسروں کی رہن سہن پہ کرنا ہے, تو کیا آپ کو کہیں نہ کہیں خود بھی فائلر ہونا ہے, سب کچھ ڈکلیئر کرنا ہے, اپنی صحیح مطابق چلنا ہے چیزوں کے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کوریلیٹڈ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ کی ریپوٹیشن ایک اپ رائٹ پروفیشنل کی ہے تو آپ مرسیڈیز سے بھی اتریں گے تو جو آپ کی ریپوٹیشن ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ تو گولڈ لیف کی ڈبی پہ بھی بک جاتا ہے, تو آپ سائیکل کو بھی پیڈل مارتے ہوئے گزریں گے تو آپ کی طرف لوگ دیکھیں گے. تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی شیپ بڑھی ہوئی یا نہیں بڑھی ہوئی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو امیج ہے وہ بیسیکلی پروفیشن کے حوالے سے کیا بن رہا ہے. بھلے آپ اچھے کپڑے پہن کے رہیں یا نہ رہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چونکہ آپ نے کہا کہ پروگرام کا وقت جو ہے اب کم ہو گیا ہے, میں ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں مختصر سا, اور پھر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر اس طرح کی مخلوق 2022 میں ہم چاہیں کہ جی وہ صحافت میں آ جائے تو کیا وہ چل پائے گی یا نہیں. انڈین ایکسپریس ہندوستان کے سب سے ذمہ دار اور پرانے اخبارات میں سے 1932 میں اس کی اشاعت شروع ہوئی تھی, اور اس کے جو تھے مالک وہ تھے رام ناتھ گوئنکا, جو بہت بڑے سیٹ تھے, ان کے شپنگ کے اور ٹیکسٹائل کے بہت بڑے انٹرسٹ تھے. تو انہوں نے پیسہ لگایا, پھر انہوں نے ایک ایڈیٹر کو ہائر کیا, اور ان کے نام سے جیسے پریٹزر پرائز ہے امریکہ میں, اسی لیول کا ہندوستان میں گوئنکا ایوارڈ دیا جاتا ہے جرنلسٹوں کو ہر سال. تو ہوا یہ کہ جو موجودہ ایڈیٹر تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا, کوئی 4-5 سال پہلے, تو میں انہیں سن رہا تھا اس ایوارڈ کی تقریب میں, کہنے لگے کہ میڈیا کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گودی میڈیا کہا جاتا ہے, ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن آج بھی آپ کم از کم اپنی 4 دیواری کی حد تک کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کے ضمیر کی بچت ہو جائے. پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ ابھی حال ہی میں نے اس کو فائر کر دیا ہے, حالانکہ وہ 10 سال سے بہترین رپورٹر تھا, ہمارا ایسٹ تھا. کیوں فائر کر دیا؟ کہ چیف منسٹر ایک پارٹی میں مجھے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا وہ جو رپورٹر ہے نا وہ ہمیں بہت پسند ہے, وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. واہ. کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر مجھے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کی یا انکوائری کی ضرورت نہیں تھی. میں نے اگلے دن آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ یہ لے تو اپنے پیسے, اور اس کو بہت زیادہ تنخواہ دے کے میں نے وسعت اللہ خان صاحب, آج تو سیٹ ہائر ہی یہ کر کے دیکھتا ہے کہ گیسٹ کون سے اچھے لائے گا, یہ کتنا کنیکٹڈ ہے. تو یہ آج بھی یہ آپ کا تنزلی میپ آؤٹ ہوگی. پڑھ کے نہیں پتہ لگتا. جی کمال ہے. مجھے پولیٹیکلی آپ کو ایک بات پوچھنی ہے وسعت اللہ خان صاحب. میں آپ کا کالم دیکھ رہی تھی, آپ نے کہا گل ود گئی ہے مختاریہ. اب پنجاب میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم, گجرات کے چودھریوں کے درمیان بھی جو پھوٹ پڑ گئی ہے, اب ایلائز بھی جو کر رہے ہیں, کیا واقعی بات ہاتھ سے نکل گئی ہے یا دس از دا بگننگ آف دا اینڈ؟ یار مہر, ہم اتنی اچھی ابھی بریانی کھا رہے تھے, گفتگو کی, آپ اچانک میرے سامنے دال کیوں پیش کر رہی ہیں؟ یار ضروری ہے نا وسعت اللہ خان صاحب, شو ریپ اپ کرتے ہوئے سیاسی تڑکا لگانا ضروری ہے, لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا ورنہ. سر جی دال بڑا شاہی دسترخوان ہے, میں اس کا بہت بڑا فین ہوں, پلیز دال کو وہ ایسے نہ کہیں سر جی. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ کے ہم سرائکی تو دال کے بغیر رہ نہیں سکتے. پسے کی تو پکی بھی ہو. جی سر پکائیں نا آپ, میں نے آپ کے سامنے لوازمات رکھ دی ہیں, اب بتائیے کیا واقعی is this the beginning of the end for this government ابھی, یا ایسا نہیں ہے ابھی
सब सुकून है। नहीं, रावी सुकून लिखेगा। हुकूमत आना जाना जो है वो उसके फैसले अलग होते हैं, और जो विद इन द सिस्टम तोड़ फोड़ होती है वो अलग से होती है। दोनों आपस में कोई ताल्लुक उस तरह से डायरेक्ट होता भी है, लेकिन अक्सर नहीं होता। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं काशिफ? क्योंकि बिलावल ने भी आज कहा, बिलावल ने कहा चंद दिन पहले कि अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें इमरान खान की नहीं, बिलावल ने कहा कि अगर इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे कि इमरान खान की जमातें जीत नहीं सकती। ये मुमकिन है वो बिलावल साहब की रीडिंग शायद ठीक हो, लेकिन देखिए हम न्यूट्रल सिर्फ उस वक्त मांगते हैं जिस वक्त तक वो किसी और को फेवर कर रहे हो। ये डील किसने बनाई है? बिलावल साहब जरा आके रिकॉर्ड पे बताएं तो सही। ये जो सारी गवर्नमेंट बनी है शुरू किससे हुआ था? वालिद मोहतरम जरदारी साहब। वालिद मोहतरम के साथ अंडरस्टैंडिंग कितनी अभी जबरदस्त है, क्योंकि वो तो कमर कस के बैठे हुए, अगली हुकूमत हमारी है। हाँ, आज ये नारे मार रहे हैं। क्या ये एतमाद बेसबब है या? हाँ। मसला ये देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस मुल्क में बयान सिर्फ वो होता है जो उस वक्त के लिए रेलेवेंट होता। ताना मारे थे एमक्यूएम को, बाय द वे, ये जब जुमला उन्होंने कसा है कि जी हम अगर ये हो जाए तो आप जिन लोगों को एमक्यूएम को कह रहे थे कि आप तो आमिर आपको उठा लेता, तो मेरा ख्याल है फ्री फेयर इलेक्शन होने दे, सारों को पता लग जाएगा कौन जीता है कौन हारता है। लेकिन ये ज़रा जमहूरियत के नारे बड़े अच्छे होते हैं, मुझे बड़े पसंद है पीपल्स पार्टी के, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लगता है जमहूरियत उनसे शुरू होकर उन पर ख़त्म होती है, पहला मौका लगता है डील कर जाते हैं। यार ये रोला इसलिए डाला जाता है ना, डील के लिए डाला जाता है, और इसी वजह से डोला डाला। सेलेक्टेड ठीक रहे थे, लेकिन अगर खड़े रहते तो शायद ये वो वक्त आ गया था कि सारे रल जाते और कहते कि जनाब सेलेक्टर साहब आप बाहर हैं, आपका काम खत्म हो गया, अब मजीद मैं एक और सवाल पूछूंगी। तो इससे पहले सवाल पूछें, दूसरी बात मुझे लगता है सम माई रीडिंग में, क्योंकि पॉलिटिक्स को हम 20-25 साल से कवर कर रहे हैं इधर, ये जानबूझ के ना आजकल आप देखेंगे यकदम इनके अलाइज में क्रैक्स आना शुरू हो गए। ये सारी मेरा ख्याल है ये प्लान किस्म का सारा काम हो रहा है, ताकि आपको ये ना लगेगा सारी कहेगा कि इसका बेनिफिशियरी इमरान खान ही है, इमरान खान भी प्लान है। सो पार्लियामेंट में बैठ के अब इसे आप देखें तकरीर ये बड़ा जरूरी था उनके लिए कि ताकि लोग जो है इमरान खान साहब को भूल जाएं। और ये इमरान खान साहब का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि वो आके हाउस से निकल गए, आप उनके लिए मैदान खाली छोड़ गए। उन्होंने कहा जनाब शुरू हो जाए, कभी ख्वाजा आसिफ साहब पे वो तबारा पढ़े, ख्वाजा उन पे पढ़े, कल एमक्यूएम लगी हुई थी, परसों हमने देखा भूटानी साहब ने बादशाह वहाँ पे उठाई, धूल उठाई थी। अब सारी खबरें कहाँ से लग रही हैं? इमरान खान साहब पीछे चले गए, सारी खबरें पार्लियामेंट से, भूटानी साहब ने यह कह दिया, एमक्यूएम ने यह कह दिया, बिलावल ने यह कह दिया। मुझे संभव लगता है, जस्ट असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग, कि सारा इन्होंने बैठ के प्लान किया कि ना पार्लियामेंट में अब आपको एक अपोजिशन चाहिए और सारी खबरें पार्लियामेंट से निकलनी चाहिए, ना कि खान साहब या बनीगाला से। और ये काम कर रही है उनकी स्ट्रेटेजी जो मैं देख रहा हूँ। मैं इसको दूसरा जाविया दूं आपको। मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून से ये काम तो करवा दिया गया, सारों ने मीडिया सेल, मुस्लिम लीग नून को रल के ये काम करवा दिया कि हुकूमत बन जाए। अब पीपल्स पार्टी बोलती है तो क्या कहती है? कहते नहीं वो ड्राइविंग सीट पे तो वो उनसे पूछे जाके। अब ये सारा जब भी होगा ये प्रेशर किस पे आ रहा है? भूटानी साहब की तकरीर का प्रेशर शहबाज शरीफ, एमक्यूएम का प्रेशर शहबाज शरीफ, बाप पार्टी का प्रेशर शहबाज शरीफ, एमक्यूएम का शहबाज पे अगर ये उनके खिलाफ मैंने उन्हीं का कहा बेशक लड़ाई पीपल्स पार्टी से, प्रेशर शहबाज शरीफ, बट इज हैप्पी। अब जिसने जो बनना है ना आगे जाके वो भी तो निकालना किसी ना किसी ने। जो पंजाब में चाहिए, पंजाब में ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और वर्क्स की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, 4 एडवाइजर मांग रहे हैं, सुनिएगा जरा, ये 7 सीटों की पार्टी है पीपल्स पार्टी, ये 6 चीजें वो पंजाब में मांग रहे हैं। अपहिल सदर बनने का की ख्वाहिश बिल्कुल है। अब ये सारा कुछ भी करना है, ये याद रखिएगा। तो ये जब ये प्रेशर होता है, मुस्लिम लीग कहती है मुश्किल फैसले करके हम गिरी ना जाएं, तो उस टाइम आके कहते हैं वैसे अगर आप ये कर लें तो हम इनको समझा लेते हैं। ये खैर आपने सही कहा, यहाँ पे एक उस बार गेम नहीं होती ना। अभी चौधरी को देखे, चौधरी बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं वैसे। वो सेंटर में वो शहबाज शरीफ के साथ हैं, चौधरी शुजात एंड कंपनी, जरा नोट फरमाए, बेटा उनका उनके साथ है। तो पंजाब में वो परवेज अली के साथ है, वैसे वहाँ डांग सोटा चल रहा है खानदान में। सबसे अच्छी इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, कमाल है यार। आपने और लोगों ने एक्सेप्ट आपने इनको लहदा कर दिया है। ये जो आपने सारे वाकयात सुनाए ना, ये सारे इकट्ठे कर दें, दैट्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। गेम किस तरह खेलनी है, किस तरह चलानी है, आप वो देखें जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी, जो जमहूरियत की खातिर जहाद करने निकले थे, पहला मौका मिला, डील कर गए, डील करके हुकूमत बना ली। वो जो गुजरांवाला में तकरीर की थी, अगले सवाल पे कहते हैं नो कमेंट। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। मज़ामत होगी सर,
तो मफाहमत होगी। एक ही रूल होता है कि so आपको अगला इलेक्शन बहरहाल अक्टूबर नवंबर में हो या अगले साल हो, अगला इलेक्शन भी मैनेज दिख रहा है अभी? वैसे मेरी ये राय, मेरा नहीं ख्याल, बेस्ड ऑन ख्याल इलेक्शन अक्टूबर नवंबर या मैनेज? इलेक्शन मैनेज करना बड़ा मुश्किल, बेस्ड ऑन ये प्रीवियस, अगर यही सेटअप रहा, पहले नहीं कभी मैनेज हुआ, अगर एस्टेब्लिशमेंट का यही सेटअप रहा जो मौजूदा है, एक्सटेंशन मिल गई, तो फिर डेफिनेटली तौर पर कभी ये हिस्ट्री में एक्सटेंशन है कार्ड्स पे सर, मतलब बस अगर बज़ वर्ड्स आ रहा है कि शायद होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखें 1990 में हमने देखा कि उस वक्त जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को भेजा वो बैठे हुए थे, उस बेग साहब और उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने बीबी वापस नहीं आई। 93 में हमने देखा उसमें काकड़ साहब एंड कंपनी बैठे थे, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। अब 97 में देखें लगारी साहब और उस वक्त जनरल जे के बैठे थे, उन्होंने नहीं आने दिया बीबी को वापस। फिर हमने इसी तरह नवाज शरीफ साहब, ये सारा प्रेसिडेंट आपका बिल्कुल सही है, मगर नंगी, एक सेकंड सर, अगर यही की आदत रहती है तो अभी आपको हाल ही का प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि नंगी गालियां और गैर मामूली दबाव के बावजूद भी एक सेटअप लाया गया है, तो फिर ये क्यों नहीं? इनसे अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये क्यों नहीं? क्या खान साहब अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे? एक चीज़ खान साहब को समझ आ गई है कि आप जितनी एस्टेब्लिशमेंट को गाली देंगे ना, ये आपके साथ कंप्रोमाइज करेंगे। गाली का लफ्ज़ में इस्तेमाल करें कि मज़ामत होगी तो मज़ामत कह लें, पावर टॉक्स टू पावर, मतलब वही वाली बात है कि आप अगर जो मुजाहमत करेंगे, तनकीद करेंगे, दीवार के साथ इनको लगाएंगे ना, ये आपके साथ आप डील करेंगे। उसकी रीजन देखिए, नवाज शरीफ साहब ने यही कुछ किया, उन्होंने इनके साथ किया, इसके बाद इमरान खान साहब ने किया, अब दोबारा इमरान खान साहब वही कर रहे हैं कि इनको दीवार के साथ लगाएंगे तो आपके साथ आगे डील करेंगे। मैं एक आखिरी बात कह दूं, मेरा अपने इस पे व्यू ये, मैंने किसी से ये बात गप लग रही थी, मैंने उनसे कहा भी, मैं कहा देखें जो नवाज शरीफ साहब ने आपके लिए कर दिया ना, वो जरा थोड़ा सा मियाँ साहब का वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सर्कल्स में इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन पिछले 3.5-4 साल में एस्टैब्लिशमेंट को एक बात पता चल गई कि अब अगर हमने, अभी तो इमरान खान ने नाम नहीं लिया ना, वो इशारों के नातों में गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब, मैं कहा अगर अब धांधली करने की कोशिश हुई और नजर आया किसी को कि धांधली हो रही है, तो वो इतना आसान नहीं होगा जो उसके बाद क्या हो जाएगा। मेरा मतलब है उन्होंने 20-25 लोगों को अलग करके पार्टी बना दी, तो उसको धांधली नहीं कहेंगे ना कि अलग ग्रुप बनवा दो। इधर क्या हुआ, इस किस चीज को कह रहे हैं धांधली? 2018 के इलेक्शन में यही हुआ था ना जी, बंदे ही तोड़े गए थे। वसुदुल्लाह खान साहब उधर ही ला के खत्म करेंगे जिधर से शुरू हुए थे। इन्होंने अभी मिसाल दी स्टूडियो में बैठ के कि काशिफ बता रहे थे कि भाई कहाँ गया वो वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो नज़रिया, कहाँ गया वो मैंडेट, वो नारे, सब कुछ, ये यानी कि ये फ़कत सियासत है और कुछ नहीं हो रहा था। सर बहुत से हमारे कॉलीग्स, हमारे भाई जो हैं वो अभी 1-1.5-2 साल पहले तक तो इस तरफ थे और बिल्कुल ही इस तरफ थे, और आज वो बिल्कुल ही इस तरफ हैं और बिल्कुल ही इस तरफ हैं। तो मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ भी तो ऐसी मिसालें पाई जा रही हैं ना, जिधर यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। आपने अभी एक एडिटर की भी मिसाल दी, चेक एंड बैलेंस तो है नहीं हमारे यहाँ, देयर इज नो एडिटर, मादर पितर आज़ाद है, तो जिसका जिधर दिल करता है पेंडुलम की तरह इधर और पेंडुलम की तरह उधर। हाँ, तो जब मादर पितर आज़ाद होगा तो यही होगा जो आप कह रही हैं, उसमें क्या नया होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मालिकान सिर्फ एक काम कर लें कि एक आदमी प्रोफेशनल रख लें जो कि पूरे प्रोजेक्ट का कमांडर होता है और वो होता है एडिटर, तो अखबार भी सही हो जाएगा, चैनल भी सही हो जाएगा, लेकिन वो इसीलिए नहीं रखते। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपने गुफ्तगू सुनी, जितनी हमने कोशिश की है खुल के बात करने की अपने पेशे के बारे में, अपने कॉलीग्स के बारे में, मुश्किल होता है, मगर मुझे लगता है कि ज़रूरी भी है। और ये सवाल ना सिर्फ उठने चाहिए बल्कि इट्स अबाउट टाइम कि हम इनके जवाब भी दें या थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सिर्फ एक आखिरी हरफ आखिर, जो भी आपको तज्जिया आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इट शुडंट बी हरफ आखिर। आपको अपना भी माइंड अप्लाई करना चाहिए, एक बेदार आगाह सिटीज़न की तरह आपको सोचना चाहिए कौन कहाँ से आ रहा है, कौन किसकी बैकिंग से आ रहा है, कौन क्या मौक़िफ़ अपना रहा है और क्यों अपना रहा है और कब तक अपनाएगा। दीज आर ऑल रेलेवेंट क्वेश्चंस विच वी वेलकम यू टू आस्क। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।